हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं करंटली, उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, जब भी मैं आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करवाती हूँ, मैं आपको उसके कंटेंट्स के बारे में पढ़ाती हूँ। अगर इस चैप्टर के कंटेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो इस चैप्टर में क्या कंटेंट्स आते हैं? इस चैप्टर में कंटेंट आते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने। इंट्रोडक्शन के साथ साइमल्टेनियसली बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी देखिए, हम जो चैप्टर के नाम को अगर इंडिकेट करें तो इट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। हमारे पूरे अर्थ में, या हमारे पूरे एक तरीके से अर्थ को अगर आप वर्ल्ड ही माने अपना, तो अपने वर्ल्ड में कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग है इस वर्ल्ड में प्रिवेल कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। मैंने सबके बारे में आपको एक एक करके बताया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अगर हमें इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है, चलो हमने कुछ डिडक्ट कर दिए कि ये ऑर्गेनिजम्स तो बिल्कुल भी काम के नहीं है, यही ऑर्गेनिजम्स है। अब इतने सारे वाइड स्प्रेड डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए हमें एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, एक हियरार्ची फॉलो करने पड़ेगी, कुछ क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। अगर हम क्लासिफाई करेंगे किसी चीज को तो किस किस सिद्धांतों पर, किन किन बेसिस पर उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टाइम हमने हियरार्की डिस्कस की थी, हमने क्या करी थी स्टूडेंट्स? हियरार्की डिस्कस की थी। उस हियरार्की में एक्चुअली हमने क्या देखा था? हियरार्की मतलब कोई टॉप से लेके बॉटम चीज पे जाना, कोई कॉम्प्लेक्स से लेके सिंपलर पे जाना, ठीक है। क्या कह सकती हूं? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, या फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर पे जाना, ठीक है स्टूडेंट्स। एक कॉम्प्लेक्स से सिंपलर पे जाने से मैंने आपको एक और टॉपिक अगर मैं लिंक कर दूं इस चीज को, तो मैंने आपको क्या बताया था? एवोल्यूशन। ये थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रही हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। एवोल्यूशन, मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बाद एवोल्यूशन पढ़ाया था। एवोल्यूशन में क्या होता है? कोई भी सिंपलर चीज होती है वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे किस में बदल जाती है? कॉम्प्लेक्स वाली चीज में। तो इसमें क्या हो रहा है? सिंपलर किस में कन्वर्ट हो रही है? कॉम्प्लेक्स में। सिंपलर किस में कन्वर्ट हो रही है? कॉम्प्लेक्स में। देखो, सिंपलर कॉम्प्लेक्स में कैसे हैं? जैसे कि आप किसी अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में कंसीडर करेंगे तो पहले क्या थे? आप मंकी नजर आते थे, ऐसे बिल्कुल झुके हुए मंकी नजर आते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या प्रोग्रेस हुई? धीरे धीरे क्या हो गई है? प्रोग्रेस हुई। धीरे धीरे क्या हुई है? प्रोग्रेस हुई। उस प्रोग्रेस में क्या होगा? जो चीज एकदम झुकी हुई थी वो क्या हो गई? धीरे धीरे आप और आगे मतलब बढ़ते गए, सीधे होते गए, फिर आपके हाथ पांव और डेवलप अच्छे से हो गए, सर डेवलप हो गया, आंखें डेवलप हो गई, और उसी तरीके से आप एवोल्यूट करके, उस एवोल्यूशन में बहुत टाइम लगता है। एवोल्यूशन टेक्स टाइम। एवोल्यूशन टेक्स टाइम। कोई भी सिंपल चीज को अगर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसमें टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, ठीक है। समझ लो, अगर अर्लियर टाइम्स में आप मंकी की तरह लगते थे तो एवोल्यूट होकर आप प्रॉपर्ली किसकी तरह बन गए? ह्यूमंस की तरह। आप प्रॉपर्ली किसकी तरह बन गए? ह्यूमंस की तरह, ठीक है। अब अगर चलो ये सारी बातें तो एवोल्यूशन में थे रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें हियरार्की की, तो हमने किस किस फॉर्म में हियरार्की पढ़ी थी? अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें या उन्हें धीरे धीरे पढ़ें तो किन किन तरीकों से हियरार्की देखी थी? जैसे केपीसीओ एफजीएस, केपीसीओ एफजीएस, ये इसकी ट्रिक थी, केपीसीओ एफजीएस। अब के फॉर किंगडम, के फॉर किंगडम, K for kingdom, P for phylum, P for phylum, C for class, C for class, O for order,
एक बार वापस से लिखवा देती हूं, O फॉर ऑर्डर, उसके बाद F फॉर फैमिली, F फॉर फैमिली, उसके बाद स्टूडेंट्स G फॉर जीनस, G फॉर जीनस, और जीनस के बाद क्या होगा, स्पीशीज, जीनस के बाद क्या होगा, स्पीशीज। ये प्रॉपरली मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये प्रॉपरली मैंने आपको क्या था, बताया था। देखो, एक कोई किंगडम है, एक कोई किंगडम है, किंगडम का मतलब क्या है, कोई समझ लो, एग्जाम्पल ले लो कि एक कंट्री की बात कर रहे हैं हम एक किंगडम इक्विवेलेंट टू एग्जाम्पल के फॉर्म में कंट्री की बात करें, जैसे हमने इंडिया ले लिया, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं किंगडम के अंदर काफी सारे फाइलम हैं, किंगडम के अंदर काफी सारे फाइलम हैं। मैं कह सकती हूं एक इंडिया कंट्री के अंदर काफी सारे स्टेट हैं। भाई एक इंडिया कंट्री हो गई, इंडिया के अंदर काफी सारे स्टेट हैं, तो एक किंगडम के अंदर काफी सारे क्या है, फाइलम है। अब फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। अब मैं कह रही हूं कि इंडिया कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, इंडिया कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं। जैसे ये आपका एक किंगडम है, किंगडम के अंदर क्या है, बहुत सारे फाइलम है। अब आप कोई भी एक फाइलम को पकड़ लो, एक फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस है, एक फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस है। तो इंडिया एक कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, और आप स्टेट को किन किन तरीकों से डिवाइड कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जैसे किसी भी स्टेट की बात कर लो आप इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर अपन कह सकते हैं कि एक स्टेट के अंदर बहुत सारे सब स्टेट्स हैं या सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। इंडिया एक कंट्री है, कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट है और एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो एक, ठीक है, क्लास के अंदर अब क्या होंगे, एक ही क्लास में बहुत सारे ऑर्डर हैं। अब आप कोई भी एक कंट्री का, एक स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ लो, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या होंगे, बहुत सारे टाउन्स होंगे, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चलो अगर आप डिस्ट्रिक्ट भी, चलो डिस्ट्रिक्ट अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप सिटी ले लो, ठीक है। इंडिया एक कंट्री है, कंट्री में बहुत सारे स्टेट हैं, उस हर एक स्टेट के अंदर उसके बहुत सारी सिटीज हैं, क्या है, बहुत सारी सिटीज है। और हर एक सिटी के अंदर, हर एक सिटी के अंदर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। हर एक सिटी के अंदर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। हर एक सिटी के अंदर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। अब हर एक ऑर्डर में क्या है, फैमिली है, ठीक है। अब आपने क्या बोला, एक सिटी के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट में क्या है, बहुत सारी कॉलोनीज हैं, बहुत सारी कॉलोनीज है ना। समझ लो ये एक कॉलोनी में एक फैमिली रहती है, दूसरी कॉलोनी में दूसरी फैमिली रहती है, तीसरी कॉलोनी में तीसरी फैमिली रहती है। ऑर्गेनिज्म का इक्विवेलेंट मैं कंट्री के एग्जांपल से आपको बता रही हूं, ठीक है। अब आप क्या करो, एक कॉलोनी है जो एक फैमिली है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे जीनस हैं, बहुत सारे जीनस हैं। मैं कह सकती हूं एक ही कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं। भाई ये एक कॉलोनी हो गई फैमिली की, दूसरी कॉलोनी होगी, तो कॉलोनी हवा में थोड़ी रहेगी, कॉलोनी घर में रहेगी। तो एक ही कॉलोनी में बहुत सारे क्या है, मकान है, बहुत सारे मकान है। हो सकता है कुछ मकान बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, जिनका कलर भी सेम हो, और कुछ मकान एक दूसरे से अलग भी दिख सकते हैं, जिनका शेप, साइज, कलर सब कुछ क्या है, डिफरेंट हो। किन्हीं किन्हीं का सेम भी हो जाता है, ठीक है। अब उस हर घर के अंदर क्या है, आपको वेरियस काइंड्स ऑफ मेंबर्स मिलेंगे। तो अपन कह सकते हैं हर जीनस में क्या होंगी, स्पीशीज होंगी। हर घर में क्या होंगे, अलग अलग मेंबर्स होंगे ना, दादा होंगे, दादी होंगे, चाचा चाची, आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, उसकी बहन, इनकी चाचा की लड़की। तो कॉलोनी के अंदर घर है और घर के अंदर पर्टिकुलर क्या है, लोग रहते हैं। और हम लोगों को किससे पहचानते हैं, स्पीशीज से पहचानते हैं। ये कैट की स्पीशीज है, ये डॉग की जाति है। हम जाति से बोलते ना, ये तो है ना ह्यूमन बींग्स की जाति, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स अलग ही पकड़ में आएंगे, सब एक जैसे दिखेंगे, हम में भी डिफरेंस है, लेकिन हम कैट से तो अलग दिख रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं कैट की जाति है, ये डॉग की जाति है, ये बर्ड्स की जाति है, ये फिशेस की जाति है। एक ही स्पीशीज, एक ही जाति के लोग में काफी हद तक सिमिलैरिटीज होंगी, पर उनके आपस में भी अगर आप डिफरेंसेस निकालें तो उनके अंदर भी क्या होंगे, डिफरेंसेस होंगे। जैसे मैं ह्यूमन बींग्स की जाति में आती हूं, ठीक है,
स्पीशीज धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या होगी ह्यूमन बींग्स की। अगर मेरे साथ ही कंसीडर में एक और ह्यूमन बींग कर लूं, आप बोलोगे मैम आप एक जैसे ही हो, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है और कॉम्प्लेक्शन भी लगभग सेम ही है, ठीक है, आप लोगों ने कपड़े भी एक जैसे पहन रखे, फाइन, हम दोनों एक जैसे ही हैं क्योंकि हम एक ही स्पीशीज में आ रहे हैं, फिर भी हम लोगों के चेहरे अलग अलग हैं। बिल्कुल सेम टू सेम चेहरे का कोई आदमी तो नहीं मिलेगा ना, हल्का फुल्का रिसेम्बलेंस होता है कि मैम साइड कट से आपकी तरह दिख रहा था या इधर फ्रंट से आपके दिख रहा था या बोलने या चलने का ढंग आपके जैसा था, वो बात अलग है, ठीक है, वो अदर देन कैरेक्टर्स में आते हैं। लेकिन अगर मैं बिल्कुल एक ह्यूमन बींग को खड़ा कर दूं तो मेरे और उसमें कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको डिसिमिलैरिटीज दिखेंगी। हो सकता है मेरे से लंबे बाल हो उसके या छोटे बाल हो, मेरे ब्राउन हो उसके नहीं है, मेरा आई कलर थोड़ा डिफरेंट होगा उससे, ठीक है, मैं हाइट में ठीक हूं वो मुझसे लंबा या छोटा होगा, या लड़का लड़की जो भी कंसिडर आप करें, ठीक है। तो एक ही मेंबर्स के बारे में पढ़ना स्पीशीज के अंदर आता है, उनके अंदर भी क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिसिमिलैरिटीज है। उसके बाद देखो, मतलब मेनली आपको किंगडम पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने कोई एक किंगडम उठा लिया तो ये चीजें तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, पढ़ ही लोगे ना। तो एक साइंटिस्ट आया विटेकर, उसने सारे ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर खींच के 5 किंगडम में बांट दिया कि भाई पहला ये किंगडम है, इसमें सारी चीजें पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद दूसरा किंगडम आएगा उसमें सारी चीजें पढ़ लो। लेकिन पढ़ना क्या है, हियरार्की के फॉर्म में है। किंगडम के बाद फाइलम ही पढ़ोगे, फाइलम के बाद क्लास ही पढ़ोगे, क्लास के बाद ऑर्डर पढ़ोगे, ऑर्डर के बाद फैमिली पढ़ोगे, फैमिली के बाद जीनस देन स्पीशीज। ऐसा नहीं मैम फाइलम क्लास तो याद नहीं हो रहा, या बहुत बोरिंग है तो डायरेक्ट किंगडम से आप कूद गए फैमिली पर, नो। जैसे एक कंट्री का नक्शा चल रहा है उसी तरीके से ये पैटर्न, ये क्लासिफिकेशन, ये हायरार्की कोई भी ऑर्गेनिज्म पढ़ने से पहले आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। आई थिंक आई शुड से इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब ये फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको हायरार्की किसी भी ऑर्गेनिज्म की समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब हम बात करें विटेकर ने क्या दिया था, लिखते हैं विटेकर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने काफी डीप स्टडी करी ऑर्गेनिजम्स को और उनको अपनी कैरेक्टर्स के बेसिस पर, ठीक है, कुछ बेसिस पर कुछ सिद्धांत लेके उसने 5 किंगडम्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टूडेंट समझ में आ रहा है। आई थिंक आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू, क्योंकि इसका लिंक है इसलिए मैं थोड़ा सा बैकलॉग ले रही हूं, अदरवाइज आज आपको ये 5 किंगडम्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप क्या डालोगे स्टूडेंट्स, पहला कौन सा था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको पिछली बार लिखवाया था, आप ऐसे मत भूलिए। पहला क्या था, मोनेरा। पहला क्या था, मोनेरा। दूसरा क्या था, प्रोटिस्टा। दूसरा क्या था, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा। फिर क्या था, फंगाई। फिर क्या था, फंगाई। पांचवा था प्लांटे, नाम से पता चल रहा है सारे प्लांट्स को डाल देंगे इसमें। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, एनीमेलिया। क्या था स्टूडेंट्स, एनीमेलिया। अब आप बोलोगे मैम नाम तो बता दिए, याद भी होगा इजीली, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमेलिया। अगर इसकी ट्रिक बनाए तो MPFPA क्या होगी, MPFPA, ठीक है। अगर आपको इससे नहीं याद होता है तो अपन क्या करेंगे, इन्हीं ही एब्रीविएशंस को लेके कोई बड़ा एक गाना टाइप या ट्रिक टाइप बना लेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी कोई राइम बनाकर ट्रिक समझा दूंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे आसानी से बोल सकते हैं, अदरवाइज मैं कोई राइमिंग फॉर्म में ट्रिक आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, अच्छी सी, बहुत सिंपल सी, जो प्रैक्टिकली आप याद भी कर सके, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम मोनेरा को पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, अब मैं बताऊंगी किन किन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो मैंने आपको पहले बताया था वो अप्लाई कैसे होंगे। जस्ट एक क्विकली लिखते हैं। अगर हम बेसिस की बात कर रहे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो अगर अपन उन बेसिस की बात करें तो किन किन बेसिस पर मैं ये किंगडम्स को क्लासिफाई कर चुकी हूं और इनके अंदर भी मैं हायरार्की फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करने वाली हूं, पढ़ने वाली हूं। देखो पहला क्या आएगा, पहला क्या था स्टूडेंट्स, आप लोग ही बताइए।
पहला था आपके सेलुलैरिटी की बेसिस पर, ठीक है। अगर हम एक ही टर्म में इसको समझाएं तो मैं ये कह सकती हूं कि सेलुलैरिटी की बेसिस पर मतलब क्या होता है कि एक सेल का बना हुआ है या फिर एक से ज्यादा सेल्स का बना हुआ है। तो सेलुलैरिटी की बेसिस पर मैं बात करूं तो आइदर यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर, ठीक है। सेलुलैरिटी के बाद इसी का ही लिंक हो जाएगा और क्या क्या आपको उस, जैसे अगर आपने एक सेल के बारे में देख लिया, जैसे आपने बोला कि एक ही सेल का बना हुआ है, आपने बोला कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है या एक ज्यादा सेल्स का बना हुआ है, लेकिन उस एक सेल में या एक ज्यादा सेल में दिख क्या रहा है, whether it is prokaryotic या फिर eukaryotic, whether it is having well defined nucleus or cell organelles or not। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और क्या क्या ले सकते हैं अपन, सेल का साइज एंड शेप कैसा दिख रहा है, और फाइनली रहता कहां है, हैबिटेट, पानी में रहता है, एयर में रहता है, सॉइल में रहता है, रहता कहां है। इन बेसिस को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट, क्योंकि ये 4 बेसिस पर ही मैं क्या करूंगी, अपने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमल को क्लासिफाई करूंगी, और उसके अंदर जो मैं पढ़ने वाली हूं उनका बेसिस भी क्या चलेगा, यही चलेगा। आपको ये बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पिछली क्लास में भी बताया था। अब मोनेरा को स्टार्ट करने से पहले मैंने इसलिए आपको आज रिवाइज करा, मैं डायरेक्ट मोनेरा भी स्टार्ट करवा सकती थी, जिससे कि आपका फ्लो नहीं टूटे और आपको बार बार ये 4 पॉइंट्स याद में रखने हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे, जब जाके आप सारे किंगडम्स को, इसके अंदर की चीजों को क्या करोगे, ब्रॉडली समझ पाओगे और लिख पाओगे। पहले आप इसको नोट डाउन करिए, देन वी विल स्टार्ट मोनेरा। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए अब अपन अपने विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इन बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी कि विटेकर ने क्या सोचकर मोनेरा को लिया, प्रोटिस्टा को लिया, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स को लिया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स विद द फर्स्ट किंगडम ऑफ योर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज मोनेरा। क्या है स्टूडेंट्स? मोनेरा। चलिए लिखिए। आप बोलोगे अगर अपन मोनेरा हेडिंग भी डाल लेते हैं, ठीक है। अपन ने क्या किया, मोनेरा, सबसे पहले आप क्या करो, मोनेरा हेडिंग डालो। क्या करो स्टूडेंट्स? मोनेरा हेडिंग डालो। क्या डाला आपने स्टूडेंट्स? मोनेरा। क्या डाला? मोनेरा। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको पढ़ना कैसे स्टार्ट करूं? आप तो लोगे मैम ये तो टीडीएस जॉब हो गया, पहले मोनेरा पढ़ो, फिर प्रोटिस्टा पढ़ो, फिर फंजा, ऐसे तो मैं याद ही नहीं कर पाऊंगी। मैंने आपको बेसिस इसलिए तो लिखाए हैं, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो आपके बेसिस ही सॉल्व कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला बेसिस क्या था? पॉइंट बाय पॉइंट आप ही बताना मेरे को। मैं आपको एक ही चीज को 50 बार रिपीट करवा चुकी हूं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, अदरवाइज आपको अंदर का नहीं दिखेगा। यू फील वेरी टाइडी एंड क्लीन, ठीक है। फाइन स्टूडेंट्स, अब हम पहली लाइन लिखते हैं। देखो, अगर हम बेसिस पे चले तो बेसिस की पहली लाइन क्या थी, आप ही बताओ। सेलुलैरिटी। मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पढ़ने वाले हैं, भाई मोनेरा क्या है? अगर अपन बात करें तो मोनेरा एक किंगडम है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर अपन ने मोनेरा का एक बेसिक आइडिया ले लिया तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो भी इक्विवेलेंट ही होंगे ना। जो कैरेक्टरिस्टिक मोनेरा किंगडम के होंगे वो उसके ऑर्गेनिजम्स के भी होंगे, ठीक है। तो अगर आपको मोनेरा के कैरेक्टर्स अच्छे से पता चल जाएंगे या आप एक एक बेसिस को लेके मोनेरा का क्लासिफिकेशन कर दोगे तो उसके जो एग्जाम्पल्स बताऊंगी मैं, उनके ऑर्गेनिजम्स के जो मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, आपको क्या लगेगा, अच्छा ये लाइन मोनेरा में लिखी थी, इट इज इक्वली कॉपी टू द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन
मोनेरा। देन आई एम गोइंग टू टेल यू द सेकेंड ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन मोनेरा, वो भी क्या करेंगे, मोनेरा के कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हर ऑर्गेनिज्म में होती हैं, वो हम क्या करेंगे, या तो स्पेशल पॉइंट्स में पढ़ लेंगे, और अगर यहां पर जरूरी हुआ तो मैं स्टार मार्क करके आपको रिटर्न थ्योरी में ही साथ साथ में क्या करूंगी, लिखा दूंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट होता है सेलुलैरिटी। पहला पॉइंट क्या होता है, सेलुलैरिटी। नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, ठीक है, अगर अपन बात करें इट इज मतलब नंबर ऑफ सेल्स कितने होने चाहिए। मोनेरा इज यूनिसेलुलर, मोनेरा इज यूनिसेलुलर, मतलब इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं या मैं जो आपको बताने वाली हूं वो क्या है, एक ही सेल के बने हुए हैं। इनका एक ही सेल इनका स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट करता है और इनका फंक्शन भी करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स में क्या है, यूनिसेलुलर। क्या है स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर मतलब कंपोज्ड ऑफ वन सेल। स्टूडेंट्स में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको एक पॉइंट लिखाना भूल गई थी अभी यहां पर, हैबिटेट के बाद एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आता है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको लिखाया था, यहां मैं थोड़ा सा लिखाना भूल गई थी आपको। तो क्या क्या बेसिस थे, सेलुलैरिटी, ठीक है, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी आ जाएगा। देन क्या था, सेल का साइज एंड शेप, उसका हैबिटेट, ठीक है, और फाइनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाना किस तरीके से खाता है, खुद बनाता है, खुद खाता है, या दूसरे पे डिपेंड हो जाता है खाना खाने के लिए, क्योंकि वो खुद खाना नहीं बना सकता है। ठीक है, तो मोनेरा क्या है, यूनिसेलुलर, कंपोज्ड ऑफ वन सेल। अगर अपन और देखो, अगर अपन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात करें तो वी कैन पुट वन पॉइंट एक्स्ट्रा इन दिस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है स्टूडेंट्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या डाल सकती हूं स्टूडेंट्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, देखो, क्योंकि ये एक सेल का बना हुआ है, इसके अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं या जो इसका हेडक्वार्टर है, जो न्यूक्लियस, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड, इट इज नॉट सो मच डिस्टिंक्ट, nucleus is not well defined, it is in the form of nucleoid, as nucleus is not bounded by the nuclear membrane। और भी सेल ऑर्गेनल्स क्या है, it is not bounded by the membrane। तो ओवरऑल ये किसके अंदर आ जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में। किसके अंदर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक में। किसके अंदर आ जाते हैं, प्रोकैरियोटिक, मतलब न्यूक्लियस and cell organelles are not well defined एज वेल एज, अब चूंकि डिफाइंड नहीं है दैट मीन्स इन पे मेम्ब्रेन की कोई कवरिंग नहीं है, कोई आउटर कवरिंग नहीं है मेम्ब्रेन की, एज वेल एज नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड। मैं आपको इसलिए ये सब एक एक करके लिखा रही हूं, क्या होगा, जैसे मैं आपको एक इंट्रो दे दूंगी ना मोनेरा का, तो जब मैं ऑर्गेनिजम्स आपको लिखाऊंगी तब अपन को ये एक एक लाइन वापस से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट, एक बार लिख लिया बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, पर इंट्रो में हर एक किंगडम के बारे में अपन क्या करेंगे, अच्छे से एक एक लाइन को लिखेंगे। स्टूडेंट दूसरा पॉइंट क्या था, ये तो सेलुलैरिटी हो गई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद फिर मैं कौन सा पॉइंट ले सकती हूं स्टूडेंट्स, देखो, हैबिटेट ले लूं, रहता कहां है, क्या लूं, रहता कहां है, रेसिडेंस कहां है, कहां कहां मोनेरा रह सकते हैं, कहां कहां ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। देखो ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, बहुत ओल्डेस्ट फॉर्म है, बिल्कुल अर्लीस्ट है। मोनेरा आया होगा, फिर कुछ डेवलप होके प्रोटिस्टा आया होगा, देन कुछ डेवलप होके फंजाई होगा, देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अपन इनके बारे में ये लिख सकते हैं कि दे आर दी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ
ऑर्गेनिजम्स, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ओल्डेस्ट मतलब प्रिमिटिव, सबसे पहले यही आए थे। मोनेरा डेवलप हुए हैं जब जाके आगे लाइफ क्या हुई है, बड़ी है। ठीक है, प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स, प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स, अंडरलाइन देम स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, अब हैबिटेट कहां कहां है देखो, अगर मैंने आपको इसलिए लिखा है क्योंकि ये इससे लिंक्ड है। शुरुआती दौर में इनिशियली मोनेराज ही डेवलप हुए, तो जब इनिशियली कोई आदमी कहीं सेट होता है तो उसे अपनी लोकेलिटी, अपने सराउंडिंग्स की इतनी खबर नहीं होती है, इतनी नॉलेज नहीं होती है। वो क्या करता है, यहां पर भी रह लेता हूं, चलो यहां अच्छा लगा, यहां पर भी रह लेता हूं। मतलब उसका जो हैबिटेट है वो कैसा हो जाएगा, कॉस्मोपॉलिटिशियन, वाइड स्प्रेड। कॉस्मोपॉलिटिशियन मतलब वाइड स्प्रेड, हर कहीं आपको मोनेरास दिखेंगे ही दिखेंगे। इनका रेसिडेंस क्या है, वाइड स्प्रेड। किस सेंस में बोल रही हूं देखना स्टूडेंट्स, ये कहां मिलते हैं, दे आर फाउंड इन, देखो, सॉइल, वाटर, ठीक है, प्लांट के ऊपर भी मिल जाएंगे, प्लांट बॉडीज, प्लांट बॉडीज और एनिमल बॉडीज, यहां तक कि ये जो अपना अर्थ होता है ना, जैसे अंडरग्राउंड अर्थ है, उसमें भी ये पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दे आर फाउंड इन डीप लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के अंग आप अंडरग्राउंड जाओगे और डीप लेयर्स को खोदोगे तब भी आपको मोनेरास क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो डीप लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, डीप लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, और देखो सेलुलैरिटी हो गई, हैबिटेट हो गया। अब तीसरा बेसिस कौन सा है, बताओ स्टूडेंट्स, तीसरा बेसिस क्या था, हम कोई सा भी उठा लेते हैं, हम लोग साइज एंड शेप उठा लेते हैं। देखो, साइज एंड शेप ऑफ सेल। भाई चूंकि ये यूनिसेलुलर है, तो एक ही सेल स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट कर रहा है और फंक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हम पर्टिकुलर ये बोल सकते हैं ना कि जो सेल है वही बॉडी है। तो ले दे के ऑर्गेनिज्म की ही तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की मैं बात कर रही हूं। देखो, साइज का मतलब क्या होता है, या तो बड़ा है या छोटा है। देखो, साइज में आपको हर तरीके से ऑर्गेनिज्म मिलेगा। मैंने इसके पार्टीशंस बताए थे आपको, लार्ज भी हो सकता है, ठीक है, मीडियम भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। साइज का मतलब क्या होता है कि हाइट और विड्थ से रिलेटेड बात कर रही हूं। अगर शेप से रिलेटेड बात करूं तो शेप से रिलेटेड मतलब किन किन शेप्स में दिख सकता है, लंबा, गोलाकार, पतला, चपटा, फ्लैटन। इसमें आपको सारी वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी। देखो, सर्कुलर भी हो सकता है, ये सर्कल हो गया, ठीक है, स्फेरिकल भी हो सकता है। स्फेरिकल का मतलब होता है ऐसे अंडाकार, थोड़ा हॉरिजॉन्टली अंडाकार, ठीक है। फ्लैटेंड, चपटा, ठीक है। और मैं कह सकती हूं इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है, लंबा। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है, लंबा। वेरियस और भी बहुत सारी शेप्स देखोगे, किन्हीं किन्हीं की शेप आपको रॉड की तरह दिख जाएगी, इस इलोंगेटेड में क्या हो जाएगी, ये रॉड की तरह, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप पढ़ोगे, ठीक है। एक और जो बेसिस था वो क्या था, आखिरी बेसिस क्या है स्टूडेंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या है, आपको दोनों तरीके से दिख जाएंगे, ये आपको दोनों तरीके से दिख जाएंगे। ये खुद भी बना लेते हैं खाना, खुद बनाएंगे तो ऑब्वियसली खा भी लेते हैं, और खुद बना के दूसरों को भी दे देते हैं।
और कुछ ऑर्गेनिज्म इनकी कैटेगरी में ऐसे आते हैं जिनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो क्या करें, अपना खाना खुद बनाए, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे आपको, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। मैंने आपको लास्ट टाइम भी लिखाया था, ऑटोट्रॉफिक मतलब प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेटेरो मतलब डिपेंड ऑन अदर्स, प्रिपेयर ओन फूड, प्रिपेयर ओन फूड, और हेटेरो मतलब डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के आपके लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ लिया था? देखो मैंने आपको पहले का काफी सारा रिवाइज करा था क्योंकि वो जरूरी था। डाइवर्सिटी थोड़ा सा क्या है, टीडियस टॉपिक नहीं है, बहुत आसान, लेकिन क्या थोड़ा लंबा चैप्टर है। आपको हर ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ कुछ बताना है, इसलिए मैंने आपको सारा रिवाइज कराया। विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, पांचों के बारे में बताया और मोनेरा को स्टार्ट करा दिया। हर में देखो मोनेरा से रिलेटेड आज मैंने आपको सारे बेसिस बताए हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करूंगी, मोनेरा से रिलेटेड 3 से 4 ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताऊंगी। जैसा मोनेरा चल रहा है वैसे ही सारे किंगडम्स को मैं उठाऊंगी। देन प्रोटिस्टा आएगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, 3-4 एग्जाम्पल। उन 3-4 एग्जाम्पल्स में बार बार ये लाइन क्या होंगी, रिपीट होंगी, इसलिए हम बार बार वो लाइंस नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, उनमें फिर से स्पेशल पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रही हूं। बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।